अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ स्प्रिंग 2019 का आईकेप का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन जो है वो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रीवैल्यूएशन मॉडल से डील करता है। तो चलिए जी, इस सवाल को देखते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और सवाल को पहले रीड करते हैं और फिर साथ साथ मैं चीज़ें भी रेलेवेंट आपको समझाता रहूंगा जो इस सवाल में एप्लीकेबल होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी। तो सवाल में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू पियानो लिमिटेड PL। पियानो लिमिटेड PL के नाम से एक कंपनी है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्लांट और इक्विपमेंट। प्लांट जो है उसके बारे में एक्यूसेशन। डेट ऑफ एक्यूसेशन 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 वाले दिन आपने एक प्लांट परचेज किया। उसकी कॉस्ट 500 मिलियन है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है। रेजिडुअल वैल्यू 60 मिलियन है। और डिप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसी तरह से इक्विपमेंट के बारे में भी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। रीवैल्यूएशन ऑन 31 दिसंबर 2016। 2016 वाले दिन आपने रीवैल्यूएशन करी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और फिर आपने 2018 वाले दिन रीवैल्यूएशन करी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है PL यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। आपके पास IAS 16 रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल, दो मॉडल्स अलाउ करता है। तो कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज करती है। एंड अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। एक वीडियो में मैंने ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड को कंपेयर किया है। ये दोनों रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए मेथड्स यूज होते हैं। इस सवाल में हमें नेट मेथड यूज करना है। उसकी डिस्क्रिप्शन सेपरेट वीडियो में है। लेकिन नेट मेथड में हम करते ये हैं कि हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का टोटल होता है उसको हम PPE से नेट ऑफ करके फिर एसेट की रिवैल्यूएशन करते हैं। ग्रॉस रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड का जो तरीका होता है वो सेपरेट वीडियो में डिस्कस्ड है। देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड एज 15 years एंड 10 years इन 2016 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। प्लांट की यूजफुल लाइफ इनिशियली जो आपने 10 साल सोची थी वही चलती रही। इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ पहले 12 थी, फिर 15 और फिर 10। PL transfers maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earnings on an annual basis। सालाना बेसिस पर कंपनी मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करती है। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी जो है वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर कर रही होती है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो ट्रांसफर है वो भी हम वापस डिस्कस कर लेंगे। और इसको हम सेपरेट वीडियो में अलग से भी डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल PH फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ए है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन ईच एसेट फॉर 2015 एंड 18। बी में है प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन इन 2018। एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर नॉट रिक्वायर्ड। फर्दर एंट्रीज प्रायर टू 2018 आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड 8 मार्क्स। ऑल्दो ये सारी एंट्रीज की जरूरत नहीं है लेकिन हम सारी एंट्रीज पास करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और हम क्वेश्चन को समझ सकें। अच्छा, क्वेश्चन आपने रीड करना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। मैं एसेट बाय एसेट वर्किंग करूंगा, यानी कि सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ प्लांट की सारी डिस्कशन कर लेता हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सारी वर्किंग फिलहाल सबसे पहले करते हैं। उसके अलावा सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि भाई प्लांट जो है ना उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। ठीक है जी। अच्छा, प्लान जो है क्योंकि ये रिवैल्यूएशन मॉडल पर हम जो है वो प्लान को लेकर जा रहे हैं। दोनों ही एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पर है, तो मैं एक काम करता हूँ कि जो एक्चुअली करना है वो एक करता हूँ और एक हिस्टोरिकल कॉस्ट की वर्किंग करता हूँ। उसकी कोई वजह है, वो वजह आपको कुछ टाइम में पता चलेगी। एक्चुअल यानी कि वाकई में क्या क्या अमाउंट्स और किस तरह से मुझे डबल एंट्रीज पास करनी है रिवैल्यूएशन मॉडल में। और हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल का मतलब ये है कि अगर इसकी कभी भी कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो एसेट किस तरह से बुक्स में चल रहा होता। दोनों वर्किंग्स कर लेते हैं। ठीक है जी। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी 2015 वाले दिन आपने ये प्लांट परचेज करा। 1 जनवरी 2015 वाले दिन आपने प्लांट परचेज करा, ठीक है ना। और इस प्लांट की जो कॉस्ट आ रही है वो 500 मिलियन आ रही है। और हुआ कुछ ये होगा कि जब आपने प्लांट परचेज करा होगा उसके बाद उसकी आपने जो है वो डिप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, करेक्ट। हम प्लांट की अगर वर्किंग करें, एक सेकंड दीजिएगा जरा।
अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपने प्लांट को किया होगा परचेज। करेक्ट। प्लांट को आपने परचेज किया और आपने जो प्लांट परचेज किया वो 1 जनवरी 2015 वाले दिन किया। और 1 जनवरी 2015 वाले दिन जब आपने प्लांट परचेज किया तो इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 500 मिलियन। तो आपने दोनों जगह पर 500 मिलियन लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके पास कंपनी का ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो पहला साल खत्म हुआ। पहले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आया होगा? 500 जो कि प्लांट की कॉस्ट है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो कि 60 है, डिवाइडेड बाय यूजफुल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो कि 10 है। तो आपकी पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई 500 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10 से, जो कि है 44। ठीक है जी। 44 की डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद आपके पास 31 दिसंबर 2015 की जो आपकी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन से कैरिंग अमाउंट आनी चाहिए वो आ जाती है 456। ठीक है जी। अच्छा, पहले साल जो है वो रिवेल्यूशन नहीं है, रिवेल्यूशन 2016 में। तो अब क्या होगा? अब एक और साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, यानी कि अगले साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम चार्ज करेंगे। अब अगले साल के जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को चार्ज करने बैठेंगे, यानी कि अब हम 2016 वाले साल की डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने बैठेंगे ना, तो हमें ये पता चला कि उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो रिवाइज हो गई है और अब उसकी रेजिडुअल वैल्यू 78 है। जब रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो जाती है तो हम नई रेजिडुअल वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। अच्छा, प्लांट के बारे में लिखा हुआ था कि इसकी जिंदगी 10 साल होगी और इसकी जिंदगी जो है उसका एस्टिमेट कभी भी चेंज नहीं हुआ, वो 10 साल ही है। तो अब जब एक साल गुजर गया तो उसकी जिंदगी कितनी बच गई? उसकी जिंदगी बच गई 9 साल। तो इफेक्टिवली वर्किंग होगी 456 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 9। डिवाइडेड बाई 9 इसलिए क्योंकि टोटल जिंदगी 10 साल थी, एक साल गुजर गया तो 9 साल बच गए। सर 500 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10 क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि जब एसिड को हमने एसिड की रेजिडुअल वैल्यू का नया अंदाजा लगाया तो अब वो 78 है। तो अब हमें जो वर्किंग होनी होगी वो 78 के हिसाब से करनी होगी। यानी कि अब ये एसिड 456 की कैरिंग अमाउंट रखता है। 9 साल बाद इसकी वैल्यू 78 होगी। और अगर 9 साल बाद ये वैल्यू की का एस्टिमेट है तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपकी 42 बन जाती है। ठीक है जी। ये हम 42 चार्ज कर लेते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अच्छा, अब क्या हो गया? अब हमारे पास जो है वो कैरिंग अमाउंट आ गई 31 दिसंबर 2016 की कैरिंग अमाउंट आ गई बिफोर रिवैल्यूएशन। और बिफोर रिवैल्यूएशन जनाब ये अमाउंट कितनी आती है? 414। ठीक है जी, 414 की अमाउंट आ गई। अब हमने रिवैल्यूएशन करी ऑन 31 दिसंबर 2016 और हमें पता चला कि इस एसेट की फेयर वैल्यू 526 है। यानी कि 414 की कैरिंग अमाउंट है और रीवैल्यूएशन जो है यानी कि जो फेयर वैल्यू है वो इससे ज्यादा है। तो जब हम 31 दिसंबर 2016 को इसको इसकी फेयर वैल्यू पे लेकर जाएंगे, यानी कि हम इस एसेट को हम जब 526 पे लेकर जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने इस एसेट की वैल्यू को कितने से इंक्रीज किया? 112। ये अमाउंट जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस में, यानी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में या ओसीआई में। जितना भी रिवैल्यूएशन की वजह से इंक्रीज आया है, यानी कि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के बीच का फर्क है, वो सारा का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। तो हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट का बैलेंस जो है वो 112 हो गया। अभी मैं डबल एंट्रीज पास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन कितनी हुई होगी। अच्छा, अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पर होते तो उसमें किसी किस्म की कोई रिवैल्यूएशन नहीं होती। और अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पर होते तो कोई रिवैल्यूएशन नहीं होती, तो इसकी वैल्यू 414 ही रहती। ये तो हम एक्चुअली देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से क्या हो रहा है। और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि अगर यही एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होता तो क्या वर्किंग हो रही होती। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर एक और साल गुजरा तो वापस से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा? अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐसे कैलकुलेट होगा कि देखिए इस एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो 526 है। इस एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो 526 है। इसकी रेजिडुअल वैल्यू 78 है।
2017 वाले साल में 2017 वाले साल में किसी किस्म की रेजिडुअल वैल्यू में रिवीजन नहीं है। ये 64 की रिवीजन 2018 में, 2016 के एंड में हमने 78 का एस्टिमेट लगाया था, 2017 के एंड में भी 78 का एस्टिमेट है, और अब इसकी जिंदगी 8 साल रह गई है। लिहाजा जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्चुअली बुक्स में चार्ज हो रहा होगा रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से, वो 526 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 8 से बनेगा, और वो बनेगा 56। ठीक है जी। इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को चार्ज करने के बाद, 31 दिसंबर 2017 की जो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी वो होगी 526 माइनस 56, यानी कि 470। अच्छा, अगर इस एसेट की किसी किस्म की कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं हुई होती, अगर इस एसेट की किसी किस्म की कोई भी रीवैल्यूएशन नहीं हुई होती, तो जो मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होता वो कितना होता? वो होता 414 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 42। ठीक है। ये कौन सा एक्सपेंस है सर? क्या ये हमें बुक्स में चार्ज करना है? नहीं, मैं एक साथ में वर्किंग कर रहा हूँ कि अगर रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती किसी किस्म की, तो फिर उस हिसाब से हमारी क्या वर्किंग्स बन रही होती। तो हम 414 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 8 से भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये वाला है कि हम 456 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 9 करें। मैंने क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड बाई 8 किया है, तो मैंने फिर 414 की वैल्यू ली है, डिवाइडेड बाई 9 करते तो 456 की वैल्यू लेते। ये वो डेप्रिसिएशन है जो बुक्स में चार्ज होती बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि अगर एसेट की किसी किस्म की कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो। ये वो डेप्रिसिएशन है जो बुक्स में अभी चार्ज करी जा रही है, इसलिए क्योंकि एसेट को हमने 112 से अपवर्ड रीवैल्यू किया था। एसेट की 112 की रीवैल्यूएशन इंक्रीज की थी, उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया था। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहा जाता है। मैं वापस से रिपीट करूंगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को, ये जो 14 आ रहा है, इसको हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की टर्म क्या है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बताता है कि भाई जो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी अगर किसी किस्म की कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती, और जो डेप्रिसिएशन हो रही है, वो 56 है, और अगर किसी किस्म की रिवैल्यूएशन नहीं होती तो उस केस में मेरी जो डेप्रिसिएशन होती वो 42 होती, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इस तरह से भी कैलकुलेट करी जाती है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लो। दूसरा तरीका सुनिएगा जरा, आपका एसेट कितने से एक्स्ट्रा रीवैल्यू हुआ था? 112 से। तो 112 से इसकी कैरिंग अमाउंट बढ़ गई थी, कैरिंग अमाउंट बढ़ने की वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है। ये जो कैरिंग अमाउंट बढ़ी थी, इसके बाद, इस कैरिंग अमाउंट के बढ़ने के बाद 8 साल डेप्रिसिएशन बुक होनी है ना, तो इफेक्टिवली आपकी जो डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी वो 112 का जो कैरिंग अमाउंट में इंक्रीज है ना, उसकी वजह से होगी, और वो 112 डिवाइडेड बाय 8 देखें 14 ही आ रहा है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 112 को आप 8 से डिवाइड करो। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जो डेप्रिसिएशन होती और जो डेप्रिसिएशन है उन दोनों का आप डिफरेंस ले लो। ये आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई बहरहाल 31 दिसंबर 2017 की। मैं अभी कोई डबल एंट्रीज पास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता और बेस्ड ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हो रहा है। 31 दिसंबर 2017 वाले दिन हम आ गए। ठीक है, 31 दिसंबर 2017 से आगे चलते हैं। अब 2018 की डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस साल 2018 का। अच्छा, जब 2018 की हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने गए तो हमें पता चला कि भाई रेजिडुअल वैल्यू जो है वो रिवाइज हो गई है, और रेजिडुअल वैल्यू का अब नया बेस्ट एस्टिमेट 64 है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने लगोगे तो आप अब देख लोगे कि रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज तो नहीं हो रही। तो मुझे पता चला अब रेजिडुअल वैल्यू 78 नहीं है बल्कि 64 है। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? 470 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 7। 470 माइनस 64, यानी कि जो कैरिंग अमाउंट है माइनस जो हमारी अब नई वाली रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 7, इसलिए क्योंकि अब इस एसेट की 7 साल की जिंदगी रह गई है। तो 470 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 7 से ये न्यू डेप्रिसिएशन आपकी बुक्स में चार्ज हो जाएगी, और इस हिसाब से इसके बाद आपकी जो वैल्यू बनेगी ना, वो बन रही है 412। जबकि अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पर मैं चलता, मैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से मैं कैसे डेप्रिसिएशन निकालता? हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से मैं डेप्रिसिएशन निकालने के बोलता 372 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 7। देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी अगर हम करते हैं ना, तो हमारे पास अगर किसी किस्म की रेजिडुअल वैल्यू की रिवीजन है तो उसका इम्पैक्ट जरूर लिया जाता है।
तो यहाँ पर जिंदगी तो अब 7 साल बच गई है, लेकिन जो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू है वो 64 हो गई है, रादर देन के पहले जो 78 होती थी, पहले जो 78 होती थी और उससे पहले जो 60 होती थी। ये एक्सेल की शीट आप मुझसे मांग सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी कैरिंग अमाउंट्स आ गई बिफोर रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट। अब हम रीवैल्यूएशन करते हैं। अब देखें हमारे पास जो फेयर वैल्यू आ रही है वो 310 आ रही है। फेयर वैल्यू कितनी आ रही है? फेयर वैल्यू 310 आ रही है। यानी कि अब इस एसेट की कैरिंग अमाउंट को, जो कि ये 31 दिसंबर 2018 की अमाउंट है, 31 दिसंबर 2018 की अमाउंट है बिफोर रिवैल्यूएशन, इसको 31 दिसंबर 2018 की अमाउंट पे लेकर जाना है। कितनी अमाउंट पे लेकर जाना है? 310 पे लेकर जाना है। 310 पे लेकर जाना है। अच्छा, अब जरा एक और बात सुनिएगा कि अगर मुझे इसको 310 पे लेकर जाना है ना, तो मैं इसको 310 पे कैसे लेकर जाऊंगा? एक बात तो तय है कि 412 को रिड्यूस कर कर 310 पे लेकर आना है। आई रिपीट, 412 को रिड्यूस कर कर 310 पे लेकर आना है। यानी कि मुझे 412 को क्या करना है? मुझे 412 को कम करना है। कितने से कम करना है? दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 412 और 310, 412 और 310 डिफरेंस कितना आया? 102 आया। अच्छा सर, अब हम कितने से रिड्यूस करेंगे? आई ए 16 ये बोलता है कि जब तुम किसी एसेट को डाउनवर्ड फेयर वैल्यू पर लेकर जाओगे, यानी कि उसकी कैरिंग अमाउंट 412 है और उसको तुम 310 पे लेकर जाओगे, तो 412 से 328 तक का जो सफर होगा, 328 क्या है? 328 उस एसेट की कैरिंग अमाउंट अगर किसी किस्म की कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो। आई रिपीट, 328 क्या है? 328 इस एसेट की वो कैरिंग अमाउंट है अगर किसी किस्म की कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो आइए से कहता है कि जो 412 और वो वाली कैरिंग अमाउंट जो आपके सामने आ रही है, अगर किसी किस्म की कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो इसका जो डिफरेंस है 412 से 328 पर जो आओगे आप, यानी कि ये कितना बनता है? 412 माइनस 328, 84। ये जो डिप है या ये जो डिक्रीज है, ये आप रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस करोगे, यानी कि ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से नॉक ऑफ होगा। और इसके अलावा जो इजाफी अभी भी मजीद नीचे जा रहा है ना, 412 को 384 से डिक्रीज अगर करते हैं, 412 को 84 से अगर डिक्रीज करते हैं तो अभी भी वो 328 पर है। अब जो 328 से फर्दर मुझे इसको 310 पे लेकर जाना है, यानी कि 18 का एक मजीद डिक्रीज करना है। वो डिक्रीज आईएएस कहता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाओगे। ठीक है जी। और हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर होती तो ये वैल्यू अभी भी 328 ही रहती। पहले तो इस वर्किंग को समझ लीजिएगा, ये एक बड़ी अच्छी वर्किंग करी है मैंने, और ये एक्सेल की फाइल आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये वाली अमाउंट अभी हम डबल एंट्रीज पास करते हैं ना, तो हम डिटेल में वापस देखते हैं। आप क्वेश्चन की हर इन्फॉर्मेशन को देख लें। मैं अभी इक्विपमेंट की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्लांट को डिस्कस कर रहा हूँ। प्लांट की ये जो मैंने मूवमेंट बनाई है, आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने पास कॉपी करनी है, और जो जो वैल्यू समझ नहीं आ रही है वो आपने रिवाइज कर कर देख लेनी है। अब मैं जरा डबल एंट्रीज पर आता हूँ कि प्लांट की डबल एंट्रीज क्या होंगी। देखिए, आपने प्लांट खरीदा कब? सर मैंने 1 जनवरी 2015 को प्लांट खरीदा। जब आपने प्लांट खरीदा होगा, आपने एंट्री पास करी होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 500, और आपने बैंक से पैसे दिए होंगे, कैश से पैसे दिए होंगे, उसको क्रेडिट कर दिया होगा 500। इसके बाद फिर पहला साल खत्म हुआ होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2015 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हुई होगी? मैं वापस से रिकैप कर देता हूँ। 500 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 44 की डेप्रिसिएशन बनती है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हुई होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 44, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट 44। ये पहले साल की एंट्री हुई होगी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कैरिंग अमाउंट 456 आ गई। अगले साल की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हुई? 456 जो कि कैरिंग अमाउंट थी, माइनस 78 इसलिए क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हुई थी, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो कि 9 साल है, तो 42 बनता है। तो अगले साल की फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी, और हमने 31 दिसंबर 2016 वाले दिन जो एंट्री पास की होगी वो होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 42, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट 42। ये दूसरी एंट्री हमारी पास हो गई होगी। इसके बाद सर क्या हुआ होगा? इसके बाद जब आप यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर आ गए थे आप, तो आपने एसेट की क्या की? आपने एसेट की रीवैल्यूएशन करी। रीवैल्यूएशन कितनी करी? 112 से। मेथड कौन सा यूज हो रहा है? मेथड यूज हो रहा है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं, तो जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, यानी कि 44 और 42 अभी तक की 86 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है,
हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को डेबिट करते हैं 86 से, और ये सारी चीजें पीपीई में ले जाते हैं, पीपीई को क्रेडिट करते हैं 86 से। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से मेरे पीपीई के अकाउंट का बैलेंस कहाँ आ गया, 500 माइनस 86 यानी कि 414 पर आ गया, 414 यानी कि स्केरिंग अमाउंट पर आ गया, है ना। देखिए आपने 500 से डेबिट किया था और 86 से क्रेडिट किया, तो 414 पे पीपीई का बैलेंस आ गया यानी कि कैरिंग अमाउंट पर आ गया। फिर आपने इस एसेट की रिवैल्यूएशन करी तो आपने एंट्री पास करी पीपीई डेबिट। पीपीई कितने से डेबिट हो रहा है, 112 से। 112 से एसेट की वैल्यू इंक्रीज करिए ना, 414 से 526 पे लेकर गया, और पीपीई को आपने क्रेडिट कर दिया 112 से। ठीक है जी, ये भी एंट्री पास हो गई। इसके अलावा क्या एंट्री पास हुई होगी सर, इसके अलावा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी पास हुई होगी। सवाल ये कह रहा है, सवाल आप यहाँ पर अगर पढ़ते हैं तो सवाल आपको एक बात कहता है, सवाल ये बात कहता है कि भाई अच्छा सही है, सॉरी, इसके बाद अगली डेप्रिसिएशन है। ठीक है, चलें यहाँ तक आप पहुंच गए। अब ये अगला साल है, अगले साल की डेप्रिसिएशन है। ये 14 क्यों लिखा था मैंने, चलिए ये वर्किंग करी थी, ठीक है। अच्छा, अगले साल की डेप्रिसिएशन 56 है, तो अब हम आ गए 31 दिसंबर 2017 वाले दिन। 31 दिसंबर 2017 वाले दिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट किया 56 की डेप्रिसिएशन से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया 56 से। ठीक है जी, ये हमने एक और डेप्रिसिएशन बुक कर दी। अच्छा, इस दिन हमें ये पता चला कि भाई डेप्रिसिएशन हमने तो 526 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 8 से बुक करी है, यानी कि जो फेयर वैल्यू है माइनस कैरिंग माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो डेप्रिसिएशन होती 414 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि हमें ये पता चला कि इंक्रीमेंटल या इजाफी डेप्रिसिएशन 14 की है। अब आपके सवाल में जो बुलेट नंबर 3 है वो बोलता है पीएल ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। इसका मतलब ये है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है ना वो हम अपने रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 14 की है, तो हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को किया डेबिट। रिवैल्यूएशन, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर रिवैल्यूएशन सरप्लस आना चाहिए ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को 14 से डेबिट किया, और हमने अपने रिटेन अर्निंग्स को 14 से क्रेडिट कर दिया। ये काम क्यों किया, ये काम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के हवाले से किया, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की अमाउंट से किया। और ये बुलेट नंबर 3 के लिए किया, पीएल ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। यानी कि आईएस ये कहता है कि जितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी उसकी अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट और रिटेन अर्निंग्स में क्रेडिट करोगे। अच्छा सर, ऐसा करने से मेरे रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट कितने बैलेंस पर रह गया, 112 पर था, और मैंने 14 जो है वो रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया, तो 98 पर बैलेंस है। 112 का क्रेडिट था, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस क्रेडिट होता है, 112 का क्रेडिट था और 14 मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया, तो बच गए 98। ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि भाई एक और साल गुजरा, एक और साल गुजरा, तो 31 दिसंबर 2018 आ गया। 31 दिसंबर 2018 की डेप्रिसिएशन बुक हुई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, ये कितने से हुई, यहाँ पर हमने कैलकुलेट करी हुई है 58, है ना, 58 कैलकुलेट करी हुई है ना, कैसे, 470 माइनस 64, क्योंकि 31 दिसंबर 2018 वाले दिन रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हुई है, तो 470 माइनस 64 डिवाइडेड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो कि 7 है। तो हमने 58 से ये एंट्री पास कर दी, 58 और 58। अगेन हम, जो हमारी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है जो कि कैसे आ सकती है, जो कि इन दोनों के डिफरेंस से आ सकती है, इन दोनों के डिफरेंस से आ सकती है, जो कि 14 बन रही है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस से आ सकती है जो कि 14 बन रही है। ये माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो कि 14 बन रही है। इजाफी डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो कि 14 बन रही है, हम उससे अगेन ये एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 14 और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 14। अब देखें, अब मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट जो है उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 112 की रिवैल्यूएशन हुई थी, 14 पहले रिटेन अर्निंग्स में गए, और 14 एक और बार रिटेन अर्निंग्स में गए, तो अब इसका बैलेंस 84 पर चला गया। सर अब क्या होगा, अब आपने करी रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन कैसे हो रही है, अब रिवैल्यूएशन कुछ इस तरह से हो रही है कि आपकी जो वैल्यू 412 पर है, आपकी जो वैल्यू 412 पर है, उसको आप 84, उसको आप 310 पे लेकर आ रहे हो। अब आईएस क्या कहता है, आईएस ये कहता है कि जो 412 की वैल्यू है उसको जो 328 पे लेकर आओगे, यानी कि उस हद तक
जिस हद तक अगर किसी किस्म की कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती, किसी किस्म की रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट नहीं होता, तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती, ये डिक्रीज इन अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट होगा। तो ये जो 84 है ना, ये जो 84 है, इसकी इफेक्टिवली एंट्री क्या पास होगी 31 दिसंबर 2018 वाले दिन। रिवैल्यूएशन सरप्लस हो जाएगा डेबिट 84 से, ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो 18 है ये पीएनएल में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाकी 18 से। और पीपीई जो है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है, वो क्रेडिट हो जाएगा टोटल अमाउंट से, यानी कि 102 से। बिकॉज क्योंकि आपने 412 की वैल्यू को 310 पे लेकर आना था, यानी कि आपने इसको इफेक्टिवली 102 से कम करना था। अब देखें होगा क्या, होगा ये कि 112 की जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट था, उसमें से 14 पहले गया, फिर 14 गया, और फिर 84 चला जाएगा अगर, तो वो अकाउंट जो है वो जीरो पर आ जाएगा। ठीक है जी। ये आपकी प्लांट के हिसाब से वर्किंग थी, ये आपकी प्लांट के हिसाब से मैंने पूरी वर्किंग कर दी कि भाई आपका जो प्लांट होगा उसकी क्या क्या मूवमेंट होगी और प्लांट की क्या क्या डबल एंट्रीज होंगी। मैंने प्लांट के हवाले से सारी डबल एंट्रीज पास कर दी, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएं कि भाई आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, जो आपका प्लांट है उसकी क्या वर्किंग्स हो रही हैं, हमने प्लांट की कंप्लीट मुकम्मल एंट्रीज जो है उसको देख ली है। अब हम अपनी अगली चीज पर आते हैं। अच्छा, हम उससे पहले जो है मैं आपको आईकेप का आंसर भी जो है वो एक बार गो थ्रू करवा दूं। आईकेप के आंसर में जो चीजें हैं उसको हम अपने आंसर से मैच करें। तरीका सॉल्व करने का अलग हो सकता है आईकेप का और हमारा, आईकेप का और हमारा तरीका अलग हो सकता है। हम आईकेप के आंसर को भी गो थ्रू कर लेते हैं। आईकेप का जो आंसर है उस आंसर के हिसाब से आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एंट्रीज बनानी थी। आईकेप ने कुछ डिफरेंट तरह से वर्किंग करी है, इन वर्किंग्स को भी लाजमी देखिएगा, इससे भी आपको बात समझ में आएगी। देखिए आईकेप ने क्या एंट्री पास करी है, 31 दिसंबर 2018 वाली एंट्री पास करी है, रिवेल्यूशन लॉस डेबिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला 18 और रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट 84 और प्लांट क्रेडिट 102। हमारे पास यही रिक्वायर्ड था कि हम 2018 की जो रिवेल्यूशन की एंट्री है वो पास करें। इसके अलावा डिप्रिसिएशन की जो वर्किंग्स है 44, 42, फिर 112, फिर 56 और 58, ये हमारे पास भी यहाँ पर सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरह से इसको सॉल्व किया होगा। ये आप लाजमी तौर पर जो है वो देख लीजिएगा कि ये वर्किंग्स किस तरह से हुई है। अच्छा, प्लांट के बाद अब हम इक्विपमेंट पर आते हैं। इक्विपमेंट में एक और मसला है कि इक्विपमेंट की जो लाइफ है ना उसकी भी रिवीजन हो रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, सवाल को दोबारा से कॉपी कर कर नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हम आराम से जो है वो सवाल के साथ साथ चीज़ें सॉल्व करते रहें। अब हम आ जाते हैं इक्विपमेंट की वर्किंग पर। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो है अगेन उसकी हम एक्चुअल रिजल्ट्स और हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से क्या नतीजे होते हैं, दोनों चीज़ें लिखते हैं। और अब हम इक्विपमेंट की बात करते हैं, इक्विपमेंट का जिक्र करते हैं, इक्विपमेंट की इसी तरह की वर्किंग करते हैं। देखिए जो इक्विपमेंट है वो आपने कितने की खरीदी, 1 जुलाई 2015 वाले दिन खरीदी, 1 जुलाई 2015 वाले दिन खरीदी, और 360 की खरीदी, तो 360 360। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस साल 2015 का कैसे कैलकुलेट होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होगा एज 360 माइनस कितनी रेजिडुअल वैल्यू है इनिशियली 0, और यूजफुल लाइफ कितनी है इनिशियली 12। ठीक है, तो 30 बनता है। लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो पहले अगर आपने 1 जुलाई 2015 को खरीदे तो पहली बार फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर को आएगा, तो आप इसको 6/12 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 पे आ जाओगे। ऐसे हिस्टोरिकल कॉस्ट में भी हुआ होगा। तो 2015 के आखिर में जो कैरिंग अमाउंट है 31 दिसंबर 2015, वो आपकी बन जाती है 345। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगले साल का चार्ज होगा। अब अगले साल जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करें, यानी कि 2016 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करें, तो 2016 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू का नया एस्टिमेट मिला। लेकिन 2 में लिखा हुआ है देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट, द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड एज 15 इयर्स एंड 10 इयर्स इन 2016 एंड 18। यानी कि मैंने नया अंदाजा निकाला और मुझे ये पता चला कि भाई जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो अभी भी 15 साल है। तो मेरी जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो कैसे हुई होगी, 345। ठीक है जी, 345 माइनस 0, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई नया एस्टिमेट यूजफुल लाइफ का जो कि 15 है। तो मेरी 23 की डेप्रिसिएशन एक और साल की हुई होगी। अब हम आ गए 31 दिसंबर 2016 की कैरिंग अमाउंट पर बिफोर इवेल्युएशन, जो कि बन रहा है 322। ठीक है जी, 322 का अमाउंट हमारा बन गया। ये तो पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन एक्चुअली भी सेम है और हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से भी सेम है, दोनों वर्किंग हम करते चले जा रहे हैं। अब हमने करी इसकी रिवैल्यूएशन।
अच्छा, अब जब हमने इसकी रिवैल्यूएशन करी तो हमें पता चला कि जनाब रिवैल्यूएशन ऑन 31 दिसंबर 2016 फेयर वैल्यू इक्विपमेंट की चली गई है 280 पर। फेयर वैल्यू 280 पर चली गई है। अब देखिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि हो ये रहा है कि एसेट की वैल्यू डाउनवर्ड जा रही है, नीचे जा रही है, कम हो रही है। अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता, 322 पर ही वैल्यू रहती। लेकिन फेयर वैल्यू को पे अगर लेकर आना है तो जितना डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और डिफरेंस कितना आ रहा है, 322 माइनस 280, यानी कि 42 का डिक्रीज आ रहा है, 42 का डिप आ रहा है, 42 का डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, 42 का डिक्रीज आ रहा है, 42 का डिप आ रहा है वैल्यू में, 42 से वैल्यू कम हो रही है। ठीक है जी। अब हम इसकी भी इसी तरह से वर्किंग करते हैं, फिर डबल एंट्रीज पास करेंगे। अब हम 280 और 322 पर आ गए। अब इससे अगले साल की यानी कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा साल 2017 का। साल 2017 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे चार्ज होगा, 280 डिवाइडेड बाय 14। 280 डिवाइडेड बाय 14 क्यों, इसलिए क्योंकि फेयर वैल्यू 280 है, साल बच गए हैं 14, 15 साल टोटल लाइफ थी, एक साल गुजर गया तो 14 साल बच गए, तो डेप्रिसिएशन 20 की आ गई। और अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होते तो 322 डिवाइडेड बाय 14 ईयर्स के रिविजन का इम्पैक्ट लेंगे, वो रिवेल्यूएशन नहीं है, लेकिन और कोई इम्पैक्ट नहीं लेंगे, तो 322 डिवाइडेड बाय 14 से 23 की डेप्रिसिएशन। तो अब हम आ गए 31 दिसंबर 2017 की कैरिंग अमाउंट पर, और ये बन जाती है हमारी 280 माइनस 20 यानी कि 260। और दूसरे एंगल पर हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से चल रहे थे तो 299। फिर क्या हुआ भाई, फिर वापस से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब ये किस साल की डेप्रिसिएशन है, 2018 की। जब मैं 2018 की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बैठा तो मुझे ये पता चला कि रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है, लेकिन यूजफुल लाइफ का नया रिवीजन ये है कि अभी भी इस प्लांट की 10 साल की जिंदगी बाकी है। तो 260 डिवाइडेड बाई 10 से मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी, 26 आई। और अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चलता तो 299 डिवाइडेड बाई 10 से करता, वो 30 आती। तो हमारी जो 30, एक मिनट रुकिएगा, ये 299 था ना, तो जरा एक्सेल ने इसको राउंडिंग ऑफ नहीं करी, 29.9। ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2018 की बिफोर रिवैल्यूएशन वो हो गई हमारी 234 और 269। 234 एक्चुअली रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से, और 269.1 आ रहा होगा इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि अगर किसी किस्म की कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती तो चीजें कैसी होती उस हिसाब से। ठीक है जी। अच्छा जनाब, और आगे बढ़ते हैं अब। फिर क्या हुआ होगा, फिर आपके पास रिवैल्यूएशन हुई। अब आपके पास कैरिंग अमाउंट्स आ गई हैं, आप कैरिंग अमाउंट्स पे रिवैल्यूएशन करते हैं। 31 दिसंबर 2018 को इसकी फेयर वैल्यू है 310, यानी कि 234 को मुझे 310 पे लेकर जाना है, 234 को मुझे 310 पे लेकर जाना है, ये फेयर वैल्यू है। अब अगर मुझे 310 पे लेकर जाना है, इसका मतलब मुझे वैल्यू को इंक्रीज करना है। ओवरऑल कितने से वैल्यू इंक्रीज करनी है, ओवरऑल जो मुझे वैल्यू इंक्रीज करनी है, अगर मुझे 310 को 234 पे लेकर जाना है तो मुझे 76 से वैल्यू को इंक्रीज करना है ना। सॉरी सॉरी, 275, 275, 275। इक्विपमेंट की जो फेयर वैल्यू है वो 275 है ना, सो 275 माइनस 234, मुझे टोटल वैल्यू में 41 का इंक्रीज करना। अच्छा, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ होता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये 41 जो है ना, इसका इम्पेक्ट कितना आएगा, कैसे आएगा। अब हमारे पास आईएएस हमें ये कहता है कि भाई अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही हो, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही हो, तो उस हद तक की अपवर्ड रिवैल्यूएशन जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती, अगर कोई रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट नहीं होता, इतनी अपवर्ड रिवैल्यूएशन, यानी कि 269.1 तक जाना 234 से, ये जो अमाउंट आ रहा है, ये जो अमाउंट आ रहा है, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 35.1 आ रहा होगा, ये अमाउंट आप पीएनएल में रिवर्स करोगे, ये अमाउंट आप पीएनएल में बुक करोगे। कितना अमाउंट, उतना अपर डिवेल्यूएशन का अमाउंट जितना 269.1 पर पहुंचने के लिए, जितना हिस्टोरिकल कॉस्ट पर पहुंचने के लिए अगर कोई रिवेल्यूएशन बीच में नहीं हुई होती। अगर फिर भी कोई अमाउंट बच गया, हाँ बिल्कुल अभी भी फिर भी बच गया, अब तो हम 269.1 पर पहुंचे, 234 को 35.1 से इंक्रीज कर कर। तो अब जो अमाउंट बच गया है वो 275 और 269.1 के बीच का अमाउंट है। और ये जो इजाफा है, ये जो इजाफा है, ये जो इजाफा है, यानी कि मजीद 6 का जो इजाफा है, मजीद 6 का जो इजाफा है, ये मजीद 6 का ही है। इसको जरा बुलेट्स में लिखते हैं, 5.9 का। ये जो एडिशनल इंक्रीज आ रहा है, ये हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा।
इस तरह की कुछ वर्किंग होगी, आप साथ साथ इसको वर्किंग को देखें, कोई मुश्किल नहीं है। एक्सेल की शीट चाहिए हो मुझसे ले सकते हैं, सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं। अब हम डबल एंट्रीज पास कर लेते, जल्दी जल्दी से सारी की सारी डबल एंट्रीज देख लेते कि क्या डबल एंट्रीज होती है। ठीक है जी, और डबल एंट्रीज को हम पास करते हैं। अच्छा, अगर हम डबल डबल एंट्रीज को पास करते हैं, अगर हम डबल एंट्रीज को पास करते हैं तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि डबल एंट्रीज चले, डबल एंट्रीज को पास करते हैं। आपने जब ये एसेट परचेज किया होगा तो डबल एंट्री क्या पास की होगी? पीपीई डेबिट 360, बैंक अकाउंट क्रेडिट 360, है ना। ये कब की एंट्री पास करी है सर आपने? ये मैंने एंट्री पास करी है, ये मैंने एंट्री पास करी है 1 जुलाई 2015 वाले दिन। फिर 31 दिसंबर 2015 वाले दिन डेप्रिसिएशन बुक हुई होगी। डेप्रिसिएशन जब बुक हुई होगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अमाउंट होगा 15 का। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 31 दिसंबर 2016 वाला दिन आया। ऊपर चार्ट में देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगले साल का कितना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगले साल का 23 है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 23, ये दूसरी हमारी डेप्रिसिएशन बुक हो गई। 31 दिसंबर 2016 वाले दिन मैंने एसेट को रीवैल्यू किया एज पर नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो डेबिट हो जाएगी। 23 और 15 दोनों का टोटल करें, 23 और 15 दोनों का टोटल करते हैं तो 38 बनता है, और हमारा पीपीई क्रेडिट हो जाएगा 38 से। ठीक है, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन होगी नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में। रिवैल्यूएशन कितनी हुई? 42, 42, 42, है ना। और 42 कहाँ जा रहा है? ये रिवैल्यूएशन लॉस है, पीएनएल में जा रहा है। ये रिवैल्यूएशन लॉस है, पीएनएल में जा रहा है 42 का, क्योंकि अपवर्ड नहीं बल्कि डाउनवर्ड वैल्यू जा रही है एसेट की। तो हमने रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट कर और रिवैल्यूएशन लॉस बुक कर लिया। ये सारी एंट्रीज हो गई 2016 की। फिर आगे 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 वाले दिन क्या हुआ? डेप्रिसिएशन बुक हुई। कितने की? 26 की। सर 29.9 लेंगे? नहीं, हम तो रिवैल्यूएशन मॉडल कर रहे हैं, तो सर 29.9 क्यों कैलकुलेट किया? अगर किसी किस्म की रिवैल्यूएशन नहीं होती तो क्या डेप्रिसिएशन होती, इसलिए कैलकुलेट किया। इस दिन एंट्री आपकी पास होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 26, सॉरी कितना है 31 दिसंबर 2017 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू? 31 दिसंबर 2012 के डेप्रिसिएशन की वैल्यू, अच्छा सॉरी ये रही ना, 20 है, 20 है, सॉरी 20 है। तो 20 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट 20। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आप लोगों को? आई होप कि किसी किस्म की कोई भी मसले की बात नहीं है यहाँ तक एज ऑफ नाउ। अच्छा, फिर सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि जनाब अगर अच्छा अगर आप ये वाली बात को कंसिडर करो, PL transfers maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earnings on an annual basis, तो आप ये करते कि आप ये बोलते कि यार हमारे पास जो है ना वो क्या कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है? नहीं, कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं है। इवन किसी किस्म का कोई रिवेल्यूशन सरप्लस भी नहीं है, तो सिर्फ यही एंट्री पास होती। ये एंट्री पास हो गई। इसके बाद फर्दर आगे बढ़ते तो हमारे पास 31 दिसंबर 2018 आ जाता। 31 दिसंबर 2018 वाले दिन 26 की डेप्रिसिएशन हुई है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमने, एक मिनट, 17 पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं है ना, बस सही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने डेबिट किया 26 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट कर दिया 26 से। ठीक है जी। इसके बाद 31 दिसंबर 2017 को क्या हुआ? आपने रिवैल्यूएशन करी। जब रिवैल्यूएशन करते हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हो। जितनी भी पिछली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो उस अकाउंट में आप यहाँ पर 20 और 26 यानी कि टोटल 46 का बैलेंस था, और पीपीई को क्रेडिट कर देते हो 46 से। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब आपने रिवैल्यूएशन करी, जब आपने रिवैल्यूएशन करी तो अब आप एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो, 234 से 275 पे लेकर आ रहे हो। तो आपने पीपीई को डेबिट किया। पीपीई को कितने से डेबिट करना है? पीपीई को डेबिट करना है 275 और 234 के डिफरेंस से, यानी कि टोटल जितने से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 275 माइनस 234 टोटल 41 से वैल्यू इंक्रीज हुई है, पीपीई डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 35.1 से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट होगा 5.9 का, सिर्फ और सिर्फ 5.9 का, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी ये एंट्रीज पास होती हैं। बहुत सारे रूल्स मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर डिस्कस करे हैं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से जो है ना वो सारी चीज़ें दोबारा से देखें, समझें, कोशिश करें, अकल में बैठाने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता रिकैप करें। बहुत अच्छा सवाल था रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सेम वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें करना क्या था? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन ईच एसेट फॉर 2015 एंड 18,
प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिवेल्युएशन इन 2018। बाकी कोई एंट्रीज पास नहीं करनी थी, वो हमने अपने रेफरेंस के लिए पास करी है, हमारी इंक्रीज नॉलेज के लिए पास करी है। आईकेप की वर्किंग इस तरह से हुई हुई है। ठीक है, आप भी पेपर में इतनी ही वर्किंग करोगे। आईकेप ने लिमिटेड चीजें मांगी थी, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें आपको वर्कआउट कर कर दे दी, पूरी मूवमेंट मैंने बना दी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप इस मूवमेंट को आहिस्ता आहिस्ता पॉज करते करते एक एक दो दो मिनट में कॉपी करते रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। रूल याद रखिएगा सारे जो मैंने बीच में बताए हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मजीद पास पेपर्स को सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज।